के अंदर भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं, लेकिन हमें सभ्यता के दायरे में अपनी बात को रखना है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को। नकवी साहब, अभिनंदन है आपका, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। नकवी साहब, आप मोदी सरकार के बड़े मंत्री हैं, लेकिन इस समय सवाल एक ही हो रहा है कि देश में कुछ तत्व, और मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, कुछ तत्व भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विरोध की आग, क्योंकि सेशन का नाम भी यही है, ये विरोध की आग लगाई किसने? माइक। देखिए अमीर जी, अफवाहों से अमन को अगवा करने की जो कोशिश है, अफवाहों के माध्यम से अमन को जो हाईजैक करने की कोशिश है, उसका आज एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण मेरे सामने आया। सुबह के वक्त एक बुजुर्ग महिला मुझसे मिलने आई। पिछली साल वो हज पे गई थी, तो उन्होंने बहुत दुआएं दी थी, बहुत शुक्रिया किया था, और उन्होंने बताया था कि मैंने काबे की तरफ मुंह करके, हाथ उठा करके अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, मोदी जी के लिए दुआ करी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बिना महरम के मैं हज पे कभी जा पाऊंगी, और आप लोगों ने बिना महरम के हज पे जाने की रोक खत्म कर दी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरा, कहा बेटा, इस हिंदुस्तान की धरती पर, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में मैं पैदा हुई हूं। मैं जिंदगी भर इस मुल्क की को महफूज रहे, ये मुल्क सुरक्षित रहे, ये मुल्क के लोग तरक्की करें, हर नमाज में मैं दुआ करती हूं। लेकिन कांग्रेस के लोग क्यों कह रहे हैं बेटा कि मुझे जो है वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा? बेटा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो इसी जमीन में आप इमोशनल हो रहे हैं नकवी जी। मैं तो इसी जमीन में जी 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 पैदा हुई हूं, उसी में दफन हो जाऊंगी। ये वो महिला, वो बुजुर्ग कह रही थी जिसको कि कांग्रेस के लोगों ने, जिसको कि और तमाम अपोजिशन के लोगों ने ये डर और भय का माहौल पैदा किया कि तुम इस मुल्क में अब नहीं रह सकती। ये कितना बड़ा गुनाह हो रहा है, कितना बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है, एक मुल्क को तोड़ने की कितनी बड़ी खतरनाक साजिश हो रही है। उनकी आंखों में आंसू देकर मैं रुक नहीं पाया, और मैं भी जार जार रोने लगा। मुझे लगा कि ये जो महिला कह रही कि बेटा, कांग्रेस के लोग क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अब तुम मुल्क में नहीं रह सकती। बेटा, मैं तो यहीं रहूंगी। और उन्होंने मिट्टी उठाई, मेरे घर के सामने गमला था, और अपने आंखों में लगाई कि यही मिट्टी हिंदुस्तान की मेरी जिंदगी है, मेरा ईमान है, मेरा धर्म है। नकवी जी, इतना शोर, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कितना शोर शराबा मच रहा था। बहुत कन्हैया कुमार थे, वो बहुत कुछ मंच पे कह रहे थे। इससे पहले आज सुबह अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने बहुत सी बातें कही। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश का मुसलमान, इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग, खासतौर पर मुसलमान, क्या डर में है या फिर उसको डराया जा रहा है? जब मोदी जी दोबारा चुनकर आए, तो जब पहली बार थे तो सबका साथ सबका विकास उनका संकल्प था, और उसी संकल्प के साथ उन्होंने आगे काम किया। जी, जब दोबारा वो सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपनी बात रखी, तो उस वक्त उन्होंने संविधान की कसम खाई, और एक बात जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कही कि जो हमारे साथ था, जिसने हमें वोट दिया वो भी हमारा है, जिसने हमें वोट नहीं दिया वो भी हमारा है, और हमें बगैर भेदभाव के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के विश्वास और यकीन और तरक्की के रास्ते पे पूरे मुल्क को 130 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को ले जाना है, हिंदू और मुसलमान। बिल्कुल सही बात आपने बोली। नरेंद्र मोदी ने जब वो दोबारा चुन के आए, उन्होंने बोला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन उस विश्वास पे क्या मुसलमान नहीं आते, क्योंकि नागरिकता बिल से मुसलमान बाहर है? मैं अमीश जी, जो मैंने आपको सुबह बताया, अभी बताया सुबह की घटना जी, कोई भी हिंदुस्तानी, हिंदू मुसलमान छोड़िए, कोई भी हिंदुस्तानी जो भय और भ्रम का भूत खड़ा कर रहे हैं लोग, उनसे नफरत करेगा।
अरे आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये मोदी जी या अमित शाह साहब पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक बात कह रहे हैं कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई सवाल नहीं है, खतरा नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे और भी जो उनके साथी हैं, वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी नागरिकता पे खतरा हो गया है, अब तुम बच नहीं सकते। और वो महिला का मैंने जिक्र किया। यानी कि इतना भूत भय और भ्रम का भूत खड़ा किया गया है, जिससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। एक चीज। दूसरी चीज, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम्हारी नागरिकता जो है नहीं रहेगी। पर नागरिकता बिल में जब जो जिम्मेदार, मैंने ये सवाल अमित शाह जी से भी पूछा था, नागरिकता बिल में मुसलमान नहीं हो सकते थे क्या? पाकिस्तान में जो मुसलमान है, या फिर अफगानिस्तान में जो मुसलमान हैं, क्योंकि विपक्ष की डिमांड यही है, या फिर बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं, वो भारत के नागरिक नहीं बन सकते? पहली बात आप सुनिए, मैं नागरिकता ही बताता हूं। एनआरसी क्या है? एनआरसी में कहां लिखा हुआ है कि सिर्फ एनआरसी में रजिस्टर्ड होंगे? मैं सिटीजन अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, सिटीजन एक्ट की बात कर रहा हूं, जो मैं दोनों था वो एक्ट बन गया। देखिए, कंफ्यूजन दोनों को मिला के किया गया है। कहां है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है उसमें रजिस्टर में शामिल नहीं होगा, मुसलमान होगा, सिख शामिल नहीं होगा, ईसाई होगा, ऐसा है क्या? सभी हिंदुस्तानियों के लिए है, नंबर 1। नंबर 2, जो नागरिकता बिल है वो किसके लिए है? जब ये बंटवारा हुआ इस मुल्क का, तो ये मुल्क जो है वो 2 टुकड़े हुआ। एक मुल्क बना पाकिस्तान और एक मुल्क बना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना और कहा कि नहीं, मेरा देश पंथ निरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, और हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को समान संवैधानिक अधिकार है। मेरा सवाल जी, मेरा सवाल है, क्या नागरिकता बिल में मुसलमान शामिल नहीं हो सकते थे? मैं बताता हूं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमान, क्योंकि विपक्ष की डिमांड यही है, लगातार कांग्रेस की डिमांड यही है। उसके बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना, उसमें बहुत से अल्पसंख्यक रह गए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू नहीं है, तो ये मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और ईसाई हैं। हिंदुस्तान में 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं, उसमें हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान में माइनॉरिटी मुसलमान नहीं है, वैसे ही हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हिंदू नहीं है। और ये जो नागरिकता बिल है, ये हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि उन 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है, जो कि वहां पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, नरसंहार का दर्द जो है वो दशकों से झेल रहे थे। इतनी सी छोटी सी उसकी परिभाषा है। नागरिकता, उसमें कहां से मुसलमान आ जाएंगे? जब कहा जा रहा है कि इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए ये नागरिकता कानून बनाए जी। अब जब उसमें आप उसमें क्या मुसलमान को अल्पसंख्यक बनाएंगे क्या? या यहां हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होगा क्या? नहीं होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल आपको अभी करने की क्या जरूरत थी? 370 कर दिया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल कर दिया, 3 तलाक कर दिया, विपक्ष कह रहा है सब कुछ करे जा रहे हैं आप। आपको मैं बताता हूं ना, जब से मोदी जी आए हैं, तो ये हताश निराश जो आत्माएं हैं, जो इनकी विलाप मंडली है, एक भी मोदी जी के अच्छे काम को उन्होंने नहीं सराहा। जीएसटी आया तो अभी क्यों लाया भाई? क्या जल्दी थी जीएसटी लाने की? मैं तो अभी 6 महीने की बात, 6 महीने नहीं, मैं 4 साल 5 साल की बात पूरी बता रहा हूं ना आपको। उन्होंने अगर मान लीजिए कि 50 रिफॉर्म किए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म हो, चाहे वो और भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, हर रिफॉर्म पर सवाल खड़ा किया गया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, कोशिशें हर बार हुई। और मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दूं, ये साजिश है देश को दंगे की आग में झुलसाने की, जलाने की, कांग्रेस पार्टी और उन लोगों की। और ये वो लोग हैं। एक आम आदमी पार्टी के विधायक है अमतुल्ला खान, उनकी एक स्पीच है जो जिला रहे हैं, वो बड़ी फेमस है, ट्विटर पर भी है, फेसबुक पे भी है, चैनल्स पे भी, अखबारों में भी रिपोर्ट हुई है। क्या कहना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो जनतंत्र से परास्त हो चुके हैं और जनतंत्र को गुंडा तंत्र के माध्यम से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जनतंत्र को गुंडा तंत्र से हाईजैक नहीं किया जा सकता। जहां तक छात्र आंदोलन की सवाल है, हम आंदोलनों के पक्ष में हैं। हम सब आंदोलन से निकल कर आए हैं। मोदी जी कोई सोने के चम्मच लेकर के देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। खेत खलिहान, चौक चौराहों, चौपालों पे संघर्ष करते रहे हैं। नहीं, तो 303 सीटें मिल गई हैं, तो मोदी सरकार अपनी सनक में काम करेगी, ये कांग्रेस की बड़ी नेता रंजीत रंजन ने बोला है। देखिए, 300 सीट राहुल गांधी ने बोला है। 303 सीटें कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी से नहीं मिली है।
इस देश की जनता की मेहरबानी से मिली है, मोदी जी के काम और मोदी जी के नेतृत्व पे की वजह से मिली है, एक चीज। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आप जो मैं बात पूरी आप करना चाहता हूं, दूसरी चीज यह है कि आप मुल्क में जो, मैं आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं, छात्र सड़कों पे आ सकते हैं, हम खिलाफ नहीं है, लोकतंत्र में सहमति असहमति दोनों होती है, उसके भी हम कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन किस मुद्दा क्या है, आप ये बताओ ना, मुद्दा है क्या? आप कहते हो सिटीजनशिप में मुसलमान क्यों नहीं लाए? अरे भैया, पाकिस्तान में मुसलमान जो है वो एक इस्लामिक देश में रह रहा है। आपके पुराने सहयोगी भी कहते हैं कि जो जामिया में हुआ वो जलियांवाला बाग था, उद्धव ठाकरे। देखिए, मैंने एक बात कही ना आपको कि उद्धव ठाकरे, मैंने इसीलिए कहा ना कि देश में हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी की जबान पर आप लगाम नहीं लगा सकते। लोगों की अपनी सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं, मुझे उनको क्या पसंद आता है, क्या उन्होंने क्या तुलना की, वो उनका विषय है। हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय ये है कि आपने एक समाज के इतने बड़ी आबादी को जी डराने का कोशिश किया है, भय पैदा करने का कोशिश किया है, भ्रम पैदा करके उनमें बिखराव और टकराव और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है। मोदी जी ने 5 सालों में देश में एक भी सांप्रदायिक दंगा या उन्माद नहीं होने दिया। आपको उससे बेचैनी है, आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि मोदी सरकार दंगा कराना चाहती है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मोदी जी 5 सालों तक सरकार, ये ओवैसी, मैं बता रहा हूं, मोदी जी 5 साल सरकार में थे। जरा ओवैसी साहब या जो भी कांग्रेस के लोग हैं या जो और लोग हैं, जरा बता दें कितने लोगों ने जो है वो हिंदुस्तान में अपने अधिकारों की, उनकी अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही और पाकिस्तान की नागरिकता लेने के लिए के लिए आवेदन दिया हो? बताएं कि एक भी मुसलमान का नाम बताइए आप। जी मैं आपको वहां पे सैकड़ों हजारों हिंदू हैं जो कि हिंदुस्तान की नागरिकता लेने के लिए आवेदन किया है। लेकिन एक बात आपको मैं और स्पष्ट कर दूं, जो आना चाहता है वहां से उसको नागरिकता मिलेगी। ये नहीं हमने कहा है कि आ जाओ भैया, सब लोग आ जाओ और यहां नागरिकता ले लो। जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसकी बात हो रही है। शुक्रिया सर, समय फिलहाल इतना ही है। आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। थैंक यू सो मच मुख्तार अब्बास नकवी, इस मंच पर आने के लिए और अक़लियतों की बात करने के लिए।